नमस्कार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है और हमारे साथ पूर्व वित्त सचिव जुड़ रहे हैं और बड़ी खबर ये आ रही है कि ईपीएफओ ने 2024-25 के लिए ईपीएफ पर 8.25% ब्याज दर बरकरार रखी है। बड़ी खबर है सर। बड़ी खबर इस लिहाज से है क्योंकि 6.5 करोड़ लोगों को ये सीधे सीधे प्रभावित करती है, सदस्यों को। तो आप इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे, कैसे आप देखते हैं? क्योंकि जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है जिसको हम ईपीएफओ कहते हैं और इससे सीधे सीधे 6.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। कहा यह जा रहा था कि ब्याज दर में बदलाव हो सकता है, ब्याज दर 8.25 ही रखा गया है। तो क्या इसको बड़ी खबर इस लिहाज से माना जाए कि 6.5 करोड़ लोग जो सीधे सीधे प्रभावित होते हैं उनके लिए यह राहत भरी खबर है? देखिए, ईपीएफओ बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। 6.5-7 करोड़ मेंबर हैं। वो अपना प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन इसमें देते हैं, उसके ऊपर उनको ब्याज सालाना मिलता है। ब्याज 7.25% हो या 8% हो या 8.5% हो, ये इस बात पर निर्भर करता है कि ईपीएफओ ने अपने इन्वेस्टमेंट्स पे पिछले साल में, और जिस रेफरेंस में बात हो रही है वो 2024-25 के रेफरेंस से बात हो रही है कि 2024-25 में इतना उन्होंने कमाया अपने इन्वेस्टमेंट से कि वो इन 7 करोड़ कर्मचारियों को 8.25% की दर से ब्याज दे सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है। अभी साल पूरा हुआ नहीं है 2024-25। ये ईपीएफओ का जो सेंट्रल ट्रस्टी का बोर्ड है वो एंटिसिपेशन में कि भाई इस साल हम इतना कमाएंगे, उसके हिसाब से एक सिद्धांततः एक रेट रिकमेंड करता है, जो संभवतः उन्होंने 8.25% रिकमेंड कर दी है। ये प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के पास जाता है और वित्त मंत्रालय साल पूरा होने के बाद और पूरे अकाउंट्स को देखने के बाद इस पे रेट पे मंजूरी देता है। तो अभी ये कहना उचित नहीं होगा कि ये 8.25% जो है वो अंतिम दर है। दूसरी चीज़ इसमें यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो आमदनी होती है उसमें ज़्यादातर आमदनी, करीब 90% इन्वेस्टमेंट तो डेट सिक्योरिटीज़ में होते हैं। चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड हो, स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो, कॉरपोरेट बॉन्ड्स हो, म्यूचुअल फंड में के डिबेंचर्स और बॉन्ड्स या फिक्स डिपॉजिट्स के चीज़ हो, उन पे इंटरेस्ट इस साल का अगर आप देखें 2024-25 का, वो मुझे नहीं लगता कि 8.25% उस पर उनको ब्याज मिला होगा। थोड़ा कमी जो रह जाती थी उसको पूरा करते थे जो 10% इनका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है ईटीएफ के माध्यम से, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में, और शेयर मार्केट के में जो ज़्यादा बेहतर रिटर्न आते हैं उसका फ़ायदा उठाते हैं। अब 2023-24 में तो शेयर मार्केट काफ़ी बढ़े थे और उसके कारण से इनको 8.25% घोषित करने में मदद मिली थी। लेकिन आप जानते हैं कि 24-25 में शेयर मार्केट में उल्टा हाल है। इस बार तो ईपीएफओ को काफ़ी नुकसान भी हुआ होगा 24-25 में। तो उस कमी की भरपाई करने के बजाय ये थोड़ी कम रहेगी, बल्कि नुकसान होगा जो इक्विटी मार्केट में है। तो मुझे लगता नहीं है कि ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशंस पे 8.25% एक जस्टिफाइड रेट है। अंततः संभवतः इसको कम करना होगा। तो अभी अगर इसको इस दृष्टिकोण से लें कि भाई ठीक है, उन्होंने 8.25% पे मेंटेन करने की घोषणा की है, ये अच्छी बात है, इतना इंटरेस्ट मिल जाए कर्मचारियों को तो ठीक है। लेकिन इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए कि संभवतः अंतिम रूप से ये रेट अनुमोदित न हो। वो बात बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे। दरअसल कहा जाता है कि पीएफ डिपॉजिट की ब्याज दरें कैसे तय होती हैं?
कहा जाता है कि इसमें राज्य सरकारें, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज और श्रम मंत्रालय के अधिकारी ब्याज दरों को तय करते हैं। तो सवाल ये है, और फाइनली नोट जो है वो वित्त मंत्रालय से लेना पड़ता है, मंजूरी लेना पड़ता है। तो मैं आपसे यही समझना चाहूँगा कि ये जो बड़ी ऊहापोह की स्थिति रहती है कि कितना प्रतिशत होगा, कल तक चर्चा थी 8.25% रहेगा, अभी कहा जा रहा है कि मीटिंग खत्म हुई 8.25% पे तय मान लिया गया है। पिछले साल भी यही परसेंटेज था, उससे पिछले वित्त वर्ष में ये मेरे ख्याल से 8.15% था। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि पीएफ डिपॉजिट की ब्याज दरें कैसे तय की जाती हैं, किस आधार पर तय की जाती हैं, और साथ ही साथ आजकल ये बात भी चल रही है, बहुत सुर्खियों में है, कि एक फंड रिजर्व बनाने की तैयारी की जा रही। तो मैं चाहूंगा कि मेरे दर्शकों को यह बात समझाएं कि पीएफ डिपॉजिट पर ब्याज दर कैसे तय होता है और फंड रिजर्व बनाने की जरूरत क्या पड़ी। यही मैं आपको कह रहा था। देखिए, जो ईपीएफओ का कॉर्पस है वो तकरीबन 13-14 लाख करोड़ का है। मतलब उनके पास जो सारा फंड इकट्ठा हुआ है वो तकरीबन 13-14 लाख करोड़ का है। अब ये 13-14 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किस तरह से हो, इसके भी नियम बने हुए हैं। वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद लेबर जो मिनिस्ट्री है उसने उसको नोटिफाई किया हुआ है। उसमें जैसे एक सबसे बड़ा हिस्सा जो इन्वेस्टमेंट का है वो ये है कि केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो प्रतिभूतियां होती हैं, जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, उनमें आपको 45% कम से कम इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा करना चाहें तो आप 65% तक जा सकते हैं। इसी तरह से कॉरपोरेट बॉन्ड्स हैं, दूसरी और सिक्योरिटीज़ हैं, उनके लिए भी अलग अलग तय कर रखी हैं। लगभग 90% इन्वेस्टमेंट इसका डेट सिक्योरिटीज़ में होता है, जिसमें आपको फिक्स्ड इनकम या इंटरेस्ट मिलता है, या इंटरेस्ट के बराबर का कोई फ़ायदा मिलता है आपको। जैसे म्यूचुअल फंड के माध्यम से उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो भी एक तरह से इंटरेस्ट का ही डिस्ट्रीब्यूशन आपका है। 10% जो है, 10% के आसपास, मेरे ख्याल से मैक्सिमम 15 है और मिनिमम 5% है, ये आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट के माध्यम से सीधे इक्विटी में खरीद के, या ईटीएफ्स के माध्यम से, जैसे मैंने बताया, तो उस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये फंडिंग पैटर्न तय किया हुआ है सरकार ने इस पैसे जो 14-15 लाख करोड़ के आसपास का कॉर्पस है उसको इन्वेस्ट करने के लिए। अब आप जब इंटरेस्ट रेट तय करना चाहते हैं तो एक तरफ तो आपको ये देखना होता है कि आपकी आमदनी कितनी है, इंटरेस्ट से और इक्विटी में इन्वेस्टमेंट से, इन सब से मिला के आपकी आमदनी कितनी हुई। वो आमदनी को आप, अगर आपका जो फंड है 14-15 लाख करोड़ का, उससे अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपको ये निकल के आता है कि भाई हमारे पास आमदनी 8% के बराबर हुई, या 8.5% के बराबर हुई, या 10% के बराबर हुई, जैसे भी स्थिति हो। तो ये सारी कैलकुलेशन जो है वो ट्रस्टी बोर्ड जो है, जिसको लेबर मिनिस्टर हेड करते हैं, उनके अध्यक्षता में हुई बैठक, जो आज बैठक हुई थी, उसमें पेश की जाती है। और ये सब नंबर्स देखने के बाद जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो है, और इसमें मैंने जैसे कहा कि एंटिसिपेशन भी है, अभी 1 महीना तो अभी बाकी है, आंकड़े भी उपलब्ध होंगे, मान लीजिए जनवरी के उपलब्ध होंगे या 15 फरवरी तक के उपलब्ध होंगे, तो 1-1.5 महीने के लिए आप एंटिसिपेट करते हैं, और उसके बाद आप ये निकालते हैं कि भाई टेंटेटिवली हमारी कितनी आमदनी होगी और कितना हम दे सकते हैं। उसके आधार पे ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो है वो तय करता है और रिकमेंडेशन देता है वित्त मंत्रालय को। ये तो ये तरीका है। जो दूसरा सवाल आपका था कि कोई रिजर्व बनाने की बात की जाए, जी जी। देखिए, रिजर्व बनाने के पीछे जो मकसद होता है वो ये होता है कि आप जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, कि हर साल जो आमदनी है उसमें जो डेट सिक्योरिटीज होती हैं उसमें तो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आता, लेकिन इक्विटीज में जो रिटर्न है उसमें काफ़ी फ्लक्चुएशन आ जाता है। जैसे मैं आपको कह रहा था कि पिछले साल
इक्विटी में अभी इन्होंने 2023-24 के अपने आंकड़े एनुअल रिपोर्ट को पब्लिक में नहीं, पास तो कर दिया है लेकिन पब्लिक में नहीं रखा है, तो इसलिए हमारे पास वो पब्लिकली उपलब्ध नहीं है कि पिछले साल 23-24 में उन्होंने कितनी आमदनी, कितना रिटर्न तो उनको इक्विटी मार्केट से आया था और कितना उनका डेट से ऑन एन एवरेज रहा, और जिसके बाद उन्होंने 8.25 जो रेट रिकमेंड की थी वो तय की गई थी। लेकिन ये निश्चित है कि इस साल इक्विटी मार्केट से जो 10% इनका इन्वेस्टमेंट है इक्विटी मार्केट में, उसमें काफ़ी नुकसान होगा बजाय कोई रिटर्न मिलने के। तो इसलिए इस बार अगर आप 10% या 20% भी नुकसान लेके चलें ईटीएफ में, तो आप ये मान के नहीं चल सकते कि जो डेट पे आपको 8.25% के हिसाब से रिटर्न मिल जाए और उससे थोड़ा ज़्यादा मिल जाए जो इक्विटी के रिटर्न को भी आप एब्जॉर्व कर लें। तो ये जो फ्लक्चुएशन आते हैं हर साल, उसके लिए अगर आप एक पहल पॉलिसी ये तय करो कि भाई जिस साल आपकी रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा हो तो उस साल तो आप थोड़ा कम डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, और जिस साल आपकी रेट ऑफ रिटर्न कम हो उस दिन आप ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। जैसे आप जीपीएफ में है भारत सरकार या पीपीएफ में है, पीपीएफ में भारत सरकार एक ही रिटर्न देती है, और जैसे इस समय 7.1 या 7.2% मिलता है पीपीएफ में, तो वो रिटर्न देती है। एक फिक्स टाइप का रिटर्न चलता है कि समय समय पे, कई समय बाद अगर बहुत ही इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में बदलाव हो जाता है तो भारत सरकार भले ही चेंज कर दे लेकिन ईयर टू ईयर वेरिएशन नहीं करती, राइट। इसी तरह से अगर आप ईपीएफओ में ये चाहते, मान लीजिए आपने तय किया कि 8% ऐसा रेट ऑफ रिटर्न है जो हर साल दिया जाना चाहिए, या 7.5% कम से कम आपको दिया जाना चाहिए, तो अगर आप ऐसा रिजर्व बना लें, अगर जब आप 7.5% दे रहे हो और आपकी आमदनी 8.5% हो, तो आप उस रिजर्व में जो 1% के एक्स्ट्रा आपने कमाया हुआ है उसको रख दीजिए। अगले साल आपका मान लीजिए रिटर्न 7.25% ही आया तो आप 7.5% दे देंगे उस रिजर्व में ड्रॉ करने के लिए। लेकिन ये रिजर्व मैक्सिमाइज नहीं करता है, ये एवरेज आउट करता है कि ओवर ए बिल्कुल। पीरियड ऑफ टाइम आप इसको एवरेज आउट कर लीजिए बजाय मैक्सिमाइज करने। राइट सर, मैं एक सवाल यह भी पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार पेंशन सेक्टर में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है? क्योंकि आपको याद होगा सर कि लोग मनसुख मंडाविया से भी मिले और वो बार बार ये पूछते हैं कि न्यूनतम पेंशन हमें किस रूप में मिलेगा, कैसे मिलेगा। दरअसल इसी की मांग थी ना कि 7500 रुपया न्यूनतम पेंशन हमें मिलना चाहिए, और केंद्रीय श्रम मंत्री जो मनसुख मांडविया हैं उनसे इस बारे में लोग मिले भी थे, संगठन के लोग मिले भी थे। तो क्या आप ये देख पा रहे हैं कि लोगों को 7500 रुपये मिनिमम पेंशन मिलेगा, और वो मिलेगा तो कब से मिलेगा? ये देखिए, ये जो ईपीएस स्कीम है, जो जो सारे जितने भी ईपीएफओ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के सब्सक्राइबर्स हैं, मेंबर हैं, उनमें से ज़्यादातर इसके एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, ईपीएस कहते हैं उसको, उसके भी मेंबर हैं। अब ईपीएस एक फंड बेस्ड स्कीम है जिसमें कंट्रीब्यूशन आता है। एम्प्लॉयर जो है वो कंट्रीब्यूट अपने उसके 12% में तकरीबन 9.5% के आसपास जो है वो कंट्रीब्यूशन ईपीएफओ में जाता, ईपीएस में जाता है। इसी तरह से सरकार भी 1.16% के आसपास कंट्रीब्यूशन करती है ईपीएस में। अब उससे ईपीएस जो है वो उसमें एक फंड बनता है। आज के दिन तकरीबन 8-9 लाख करोड़ उसमें भी फंड इकट्ठा हुआ है, और दूसरी तरफ इसमें तकरीबन 5-6 करोड़ जो 5-5.5 करोड़ जो हैं उसके मेंबर हैं। अब उसमें से तकरीबन आज के दिन 75 से 80 लाख के बीच में पेंशनर्स भी हो गए जो उसमें से पेंशन मिलते हैं। एक फॉर्मूला बनाया हुआ है स्कीम में कि भाई कितना आप कंट्रीब्यूशन करते हो, उस कंट्रीब्यूशन से जो आपका कॉर्पस इकट्ठा होता है जब आप रिटायर होते हो, उसके आधार पे आपकी पेंशन कितनी होगी ये तय होता है। और ये पेंशन जितनी भी बने, लेकिन एक फैसला किया गया था कुछ समय पहले, आई थिंक 2018 में 2015 में किया था, शायद 2015 में एक फैसला किया गया था
कि भाई कम से कम 1,000 रुपये पेंशन दे देंगे महीने की। आप की अगर 600 रुपये पेंशन बनती है मासिक तो भी कोई बात नहीं, 1,000 रुपये दे देंगे। तो मिनिमम 1,000 रुपये आज के दिन है। उस 1,000 रुपये को 7,500 करने की डिमांड की जा रही है, जो आपने अपने सवाल में रेफर किया। अब आप अगर इसकी औचित्य को और इसकी प्रैक्टिकलिटी को अगर देखें तो आपको ये देखना होगा कि आज जो 75-80 लाख पेंशनर्स हैं ईपीएस के, उनको पेंशन कितनी मिलती है। तो मेरा जो जहाँ तक जानकारी है, लगभग 25 से 30 हजार पेंशनर्स को छोड़ के जिनको आज 5,000 रुपये से ज़्यादा मासिक पेंशन मिलती है, सारे के सारे 75 से जो 80 लाख के बीच में जो पेंशनर्स हैं, उन सबको 5,000 रुपये से कम पेंशन मिलती है। और ज़्यादातर लोगों को, जैसे तकरीबन ये 30-35 लाख लोगों को तो 1,500 रुपये से भी कम पेंशन मिलती है। तो ज़्यादातर लोगों को बहुत कम पेंशन मिलती है। उसके मुकाबले अगर 7,500 मिनिमम पेंशन कर दी जाए तो उसका मायना ये हुआ कि जो आज सारे पेंशनर्स जितने हैं, सारे के सारे पेंशनर्स, जिसमें से आज के दिन बहुत कम लोग, करीब 1.5-2 लाख लोग ही मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये का फ़ायदा उठाते हैं, उसके बजाय सारे 75 से 80 लाख जो हैं उनको 7,500 रुपये पेंशन मिलने लग जाएगी। ये वित्तीय रूप से कतई संभव नहीं है। ये जो ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन है, ये ईपीएस का जो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है, उसका समय समय पे एक्चुअरी से वैल्यूएशन कराता है कि हमारी कितनी लायबिलिटीज़ हैं और हमारे पास कितना फंड है। उसको देखते हुए हमारे पास फंड पर्याप्त है या नहीं पर्याप्त है। तो आज के जो लेवल ऑफ स्कीम फंड पेंशन है, बाय द वे 2000 मेरे ख्याल से 19 के बाद में इसका एक्चुअल वैल्यूएशन हुआ नहीं है ईपीएस का। सरकार ने 19 से 22 के बीच में कहा है किसी को वैल्यूएशन करने के लिए, लेकिन वो वैल्यूएशन भी नहीं हुआ है। 22 के बाद तो किसी का वैल्यूएशन कराने के लिए सरकार ने कहा ही नहीं है। और जो 2019 तक के लास्ट आंकड़े उपलब्ध हैं जिसमें वैल्यूएशन कराया गया था, उसके हिसाब से जो एग्जिस्टिंग लेवल है जिसके पेंशन का, जिसमें केवल 1,000 रुपये तक की मिनिमम पेंशन मिलती है, उसमें भी तकरीबन 40-50 हज़ार करोड़ रुपए की शॉर्टेज है फंड में। तो अगर 7,500 आप कर देंगे तो इसमें लाखों करोड़ रुपए की शॉर्टेज हो जाएगी। तो मुझे लगता नहीं है कि ये संभव होगा। बिल्कुल, 1,000 से क्या 1,500। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और ये संभव नहीं है। और लेकिन अब वो कहते हैं ना कि भाई सामाजिक सुरक्षा को लेकर के सरकार प्रतिबद्ध है, और जिस तरह की बातें सरकार करती हैं तो उसकी वजह से लोगों की अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं, और अपेक्षाएं बढ़ जाती है। जी हाँ सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, अपेक्षाएं बढ़ने का कारण है, आप इसको जस्ट कंपैरिजन करिए। जो एक यूपीएस है, यूनिफॉर्म पेंशन स्कीम, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए लगती है। अब सरकारी कर्मचारियों के लिए जो स्कीम बनाई गई है उसमें ये तय किया गया है कि अगर आपकी 10 साल की भी सर्विस हो तो आपको करीब 10,000 रुपया मासिक मिनिमम पेंशन मिल जाएगी। राइट। तो एक तरफ तो सरकारी कर्मचारी को 10,000 रुपया मासिक मिनिमम पेंशन मिल जाए, और दूसरी तरफ जो ईपीएफ के लेबर हैं, ईपीएफ के जो कर्मचारी हैं, उनको पूरी जिंदगी भर का कंट्रीब्यूशन करने के बाद 1,000 रुपये ही मासिक मिनिमम पेंशन मिले तो निश्चित रूप से वो भी एम्प्लॉय है, ये भी एम्प्लॉयज है, वो भी कर्मचारी, ये भी कर्मचारी। वो एक बड़ा असंतुलन दिखाई पड़ता है, असंतुलन की खाई बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए आपको ये देखना होता है कि देखिए, फंडेड स्कीम के लॉजिक से अगर आप चलें, जैसे एनपीएस जब तक था, अब ये यूपीएस हो गया। एनपीएस जब तक था तो फंडेड लॉजिक नहीं प्रोवाइड करता था आपको 10,000 रुपये मिनिमम पेंशन। सरकार ने ये एक पॉलिटिकल डिसीजन लिया कि भाई नहीं, हमें सरकारी कर्मचारियों को 10,000 रुपये देनी है, भले ही हम सरकार से भरपाई करें। अब आज अगर ऐसा कोई डिसीजन ले
कि भाई हम सरकार से भरपाई कर देंगे और इनको 5,000 या 4,000 या 2,000 या 7,500 रुपये इनको भी पेंशन दे दी जाएगी। तो उसकी जो आकलन होगी, चाहे वो 50,000 करोड़ सालाना देना पड़े सरकार को या इससे ज़्यादा देना पड़े, तो वो सब निकालने की कोशिश सरकार कर सकती है, कैलकुलेशन करने की कोशिश कर सकती है। और अगर इस किस्म का गैम्बल सरकार लेना चाहती है और करना चाहती है तो कर सकती है। पर यूनिवर्सल पेंशन स्कीम को लेकर के भी लोगों में बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं कि भाई कब कब से ये सामाजिक सुरक्षा का नाम दिया गया कि भाई सामाजिक सुरक्षा कैसे मिलेगा, इसका सहारा कब से मिलेगा लोगों को। आपको क्या दिखाई पड़ता है सर? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, ये तीसरा वर्ग है। एक तरफ तो सरकारी कर्मचारी हो गए जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आ गए, यहाँ दूसरे ये इंडस्ट्रियल और सर्विस वर्कर्स हो गए जो ईपीएफओ के जरिए आ गए, और तीसरी तरफ वो हैं जो कहीं पे भी नहीं है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं, जिनके पास कोई पेंशन का साधन ही नहीं होता। सरकार ने 2018-19 में ये श्रमयोगी मानधन के नाम से एक स्कीम शुरू की थी कि भाई आप कंट्रीब्यूशन करिए, हम भी बराबर कंट्रीब्यूशन देंगे, और आप अपना पेंशन कॉर्पस इकट्ठा करिए। जब आप 60 साल के होंगे और सर्विस छोड़ेंगे तो उस समय आपको पेंशन दी जाएगी। लेकिन उसमें कोई गारंटी नहीं है। वहाँ पे लिंकेज है कि भाई इतना इतना कंट्रीब्यूशन इतने समय करोगे तो इतना पेंशन मिलने की संभावना है, राइट। वहाँ सरकार ने सिर्फ ये गारंटी दी थी कि जो उस लेवल से जो पेंशन बनेगी, अगर वो इंटरेस्ट या किसी और जो उसका एलआईसी इन्वेस्टमेंट करती है उसमें कमी पड़ेगी तो सरकार कुछ कमी बेशी करेगी। यहाँ पे ईपीएफओ में आपको जैसे मैंने बताया कि सरकार हर कर्मचारी के लिए 1.16% कंट्रीब्यूशन देती है हर साल। 7,500-8,000 करोड़, कभी 10,000 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन सरकार देती है। लेकिन पीएम ये जो श्रम योगी मानधन में इस किस्म का कंट्रीब्यूशन नहीं है, वहाँ कंट्रीब्यूशन के बराबर का कंट्रीब्यूशन है जितना चला जाता। उसके बाद सरकार ने 19-20 में दो और लोगों के लिए, किसानों के लिए भी वही श्रम योगी मानधन के पैटर्न पे शुरू कर दी, और ट्रेडर्स के लिए एक अलग स्कीम शुरू कर दी, और इस तरह से 3 स्कीम बना दी जिसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसमें अनुमान लगाया जाता है कि देश में तकरीबन 40-50 करोड़ लोग उस इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। लेकिन अगर आप इसका हाल देखेंगे, ये जो 3 स्कीम पिछले 5-6 साल में शुरू की गई, ये सब की सब बंद हो गई हैं। जो ट्रेडर वाली स्कीम है वो तो बिल्कुल ही बंद हो गई है, और जो किसानों वाली स्कीम है वो, उसमें मुश्किल से कुछ लाख भी मेंबर नहीं है, मेरे ख्याल से हज़ारों में ही हैं। और जो ये श्रमयोगी मानधन थी, उसमें पहले साल करीब 40-50 लाख लोग आए, और उसके बाद पिछले 5 साल में कुछ भी उसमें जुड़ाव नहीं हो रहा है। अब तो सरकार जिसमें कंट्रीब्यूशन करती है वो कंट्रीब्यूशन की राशि हर साल कम होने लग गई है, और उससे ये इंगित होता है कि जो मेंबर बन भी गए वो मेंबर भी या तो कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं या उन्होंने अपने खाते बंद कर दिए। सो जो यूनिवर्सल पेंशन या पूरे इनफॉर्मल अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पेंशन के बारे में का मामला है, वो तो एक तरह से देश में आप ये मान के चल सकते हैं कि ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं। बिल्कुल ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा कि दरअसल नेशनल पेंशन स्कीम, अटल पेंशन योजना, पीएम श्रम योगी मानधन योजना को लेकर के भी बड़ी लोगों में उत्सुकता रहती है कि आखिरकार इसका क्या होगा। इसके बारे में अगर आप हमारे कुछ दर्शकों को बता सकें तो वो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। देखिए, एनपीएस का तो जब ये यूपीएस का आ गया फैसला, तो मेरे ख्याल से हर एक व्यक्ति एनपीएस से यूपीएस में चला जाएगा। तो एनपीएस एक तरह से अपने आप ही बाय डिफॉल्ट बंद हो जाएगी और यूपीएस में कन्वर्ट हो जाएगी। श्रम योगी मानधन के लिए मैंने जैसे आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा कि श्रम योगी मानधन इज एज गुड एज ए डिफंक्ट स्कीम नाउ। उसमें कोई नए सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं, जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो भी अपना कंट्रीब्यूशन रेगुलरली नहीं दे रहे हैं, तो वो एक तरह से एज गुड एज डिफंक्ट है। तीसरी जो आपने कहा अटल पेंशन योजना, वो अटल पेंशन योजना एनपीएस के पैटर्न पे
जो इनफॉर्मल बेसिस पे चलती है, लोग अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, उसमें कोई किसी किस्म की फिक्स्ड कंडीशन नहीं है कि भाई आपको इतना देना ही पड़ेगा या ये करना ही पड़ेगा। उसमें कंट्रीब्यूशन बेसिस है तो लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं और उसमें सरकार अपना कुछ उनको मैचिंग कंट्रीब्यूशन भी देती है। वो स्कीम चल रही है, मेरे ख्याल से 1.5-2 करोड़ उसमें सब्सक्राइबर हैं। वो अपने यहाँ हिसाब से जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड की स्कीम चल रही है जिसमें लोग कुछ अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, उसी तरह से ये जो अटल पेंशन योजना है वो भी चल रही है और चलती रहेगी। और सर एक सवाल ये भी है कि 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलने में लोगों को कितना समय लगेगा, कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इसको लेकर के भी लोग अक्सर चर्चा करते रहते हैं कि हमारी सैलरी इतनी बढ़ जाएगी, इतने पैसे मिलेंगे, इतना लाभ होगा। तो ये समय सीमा के बारे में अगर आप कुछ बता सकें, क्योंकि दर्शकों में उत्सुकता बहुत रहती है कि 8वां वेतन आयोग रिकमेंड हो गया है, अब मिलेगा, तब मिलेगा, कब मिलेगा, अगले साल मिलेगा। ये सवाल मैं बहुत लोगों के जुबान से सुनता हूं, इसलिए मैं चाहूंगा कि इस बारे में भी आप प्रकाश डाल दें तो हमारे दर्शक बहुत लाभान्वित होंगे। देखिए, आज 28 फरवरी है, ठीक है। मुझे उम्मीद थी कि सरकार 28 फरवरी तक ये जो नया वेतन आयोग है उसका गठन कर देगी, लेकिन आज तक तो हुआ नहीं। आप पिछले वेतन आयोग से अगर कंपैरिजन करें, क्योंकि डेट जो इफेक्टिव होती है बेनिफिट की वो 10 साल के हिसाब से चलती थी, उस समय 1 जनवरी 2016 थी, आज अब के 1 जनवरी 2026 होगी। तो 1 जनवरी 2026 में अब आपके पास सिर्फ 10 महीने बचे हैं, राइट। आप अगर 2016 के समय में जाएं तो इसका गठन हो गया था 28 फरवरी 2013 या 14 को हो गया था, 2014 को हो गया था। अब भी हम पिछले के मुकाबले करीब 1 साल तो ऑलरेडी लेट हो चुके, राइट। अब 10 महीने में अभी तो ये भी नहीं मालूम कि इसका गठन कब होगा। तो गठन होने के बाद से आप 0 डेट काउंट कर सकते हैं। आप तकरीबन 1.25 से 1.5 साल, 15 से 18 महीने आप पे कमीशन को दे दीजिए और 6 महीने उसके बाद सरकार को दे दीजिए उस रिकमेंडेशन को प्रोसेस करने में। तो मेरे ख्याल से अभी 2 साल और लगेंगे कम से कम 0 डेट के बाद इस वेतन आयोग की रिकमेंडेशन को लागू करने के लिए। आज से अगर आप 2 साल देखते हैं तो 2027 हो जाता है। अगर आप 2027 में ये सब हो जाता है तो आपको बेनिफिट, जो कर्मचारी है वो 1 जनवरी 2026 से बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद कुछ एरियर्स मिल जाएंगे। आप थोड़ा और अगर प्रैक्टिकल या पॉलिटिकल दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो जैसे इसकी घोषणा भी हुई थी दिल्ली के इलेक्शंस में कि जब नोटिफिकेशन हो चुकी थी उसके बाद इसकी घोषणा हुई थी, इनफॉर्मल घोषणा एक तरह से कि भाई सरकार ने ये निर्णय ले लिया है कि वेतन आयोग का गठन किया जाएगा। तो आप अगर उस दृष्टिकोण से आप चलते हैं और अगले इलेक्शन 2029 में है तो 27 या 28 में निश्चित रूप से ये पे कमीशन का फैसला होके लोगों को जो भी बेनिफिट मिलना है वो मिल जाएगा। चलिए सर, तो आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग जी, सर आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।